नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में एनसीईआरटी जो क्लास 11 की जो चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, उसके चैप्टर 3 को देखेंगे। आर्थिक सुधार जो चैप्टर में है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, इससे पहले हमने दो चैप्टर को देखा था एनसीईआरटी 11 क्लास के एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 एंड 2 को। ये चैप्टर भी पार्ट 2 में आएंगे। इस पार्ट 1 में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म को पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों हुई, क्या उस टाइम में क्या परिस्थितियां थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या किए गए, कौन से स्टेप जो है सरकार के द्वारा उठाए गए, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पार्ट 1 में। और इसी चैप्टर का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भारत में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 1। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन देखना है कि आर्थिक सुधार जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हुए थे, उस समय में भारत की क्या स्थिति थी उसको जानेंगे। और स्थिति जो थी कि क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा भारत को, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। ठीक है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म तो अचानक आ नहीं गए, अचानक एक रात का तो है नहीं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें करना पड़ा। तो ये बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें क्यों करना पड़ा, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही है, तो हम उसके 10-20 साल पीछे जाएंगे। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म जो जब होती है तो उसके बाद नया टर्म आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसको हम समझेंगे। और वैश्वीकरण का ही एक पार्ट है आउटसोर्सिंग। ठीक है, बाह्य प्रबंध, तो इसको भी हम जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 क्या है, क्यों किया गया, उसको समझने से पहले इस चीज को आप समझ लीजिए कि देखिए किसी भी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार, किसी भी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, फॉरेन मनी रिजर्व, वो होना चाहिए। ठीक है, उस समय में जब इंडिया 1991 में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा, उस समय में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है इतने कम पड़ गए थे कि हम मात्र 15 दिनों तक ही, 2 सप्ताह तक ही हम जो है किसी भी देश से जो है क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। कोई भी चीज हम जो है मंगवा सकते थे। मात्र हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है कि किसी भी देश का जो व्यापार होता है क्या होता है, डॉलर में होता है, या मैक्सिमम देशों के साथ डॉलर में ही होता है। कुछ देश ऐसे वर्तमान में हैं जो अपने करेंसी में ही करते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार में सभी देशों का जो है करेंसी होना चाहिए, ज्यादातर डॉलर होना चाहिए, जिससे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार से यह भी होता है कि आपको वर्ल्ड बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार में यदि आपके पैसे डॉलर रहेंगे तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या करेंगे, आपको लोन देंगे, नहीं तो लोन नहीं देंगे। अभी श्रीलंका के हाल देखिए, श्रीलंका में क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार, उसकी इकोनॉमिक स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गए, खाली हो गए। और जब खाली हो गए तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया। ठीक है, तो उस समय में जो 1991 की जो स्थिति थी कुछ ऐसे ही थी कि हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो रहा था, 15 दिन तक ही हम जो है इंपोर्ट कर सकते थे, हमारे पास इतना मात्र डॉलर बचा था। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो है हमको लोन नहीं दे रहा था, हमें लोन जो है हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लोन भी आप जो चुकाइएगा तो किस में, डॉलर में ही चुकाइएगा। तो आपके पास पैसा रहेगा तभी तो लोन चुकाइएगा। तो हमारा क्या हो रहा था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन नहीं दे रहा था, हमारा लोन बढ़ रहा था। इधर हमारे पास 15 दिन ही था किसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है, आप जान लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो कैसे होता है, कैसे भरता है। तो एक तो ये होता है कि एफडीआई से ज्यादा एफडीआई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारा क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व बढ़ेगा। दूसरा किससे होता है, दूसरा होता है एक्सपोर्ट से। ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान दूसरे देशों में बेचेंगे, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमें डॉलर की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट बढ़ना, एफडीआई का बढ़ना। और तीसरा रेमिटेंस है। रेमिटेंस जो एनआरआई है, विदेशी भारतीय मूल के जो लोग विदेश में रहते हैं वो पैसा भेजेंगे तो क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो 1991 तक हमारी स्थिति क्या थी, एफडीआई हमारा बहुत कम हो चुका था, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम हो रहा था। और हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में कि भारत जो है
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा के रखा था। क्या लगा के रखा था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन लगा के रखा था कि जिसमें टैरिफ और कोटा को हमने पढ़ा था, ठीक है। और रेमिटेंस भी हमारा उस समय में काफी कम था। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको है? भारतीय मूल के लोग जो है विदेश में काफी रहते हैं, एनआरआई, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है, किस देश को आता है? तो भारत जो है टॉप 1 में है, फर्स्ट में, इसको भी याद रखिएगा। और सेकंड में क्या है? चाइना जो है रेमिटेंस, सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। तो इंडिया के 1991 में ये स्थिति थी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है काफी कम हो चुका था, जिसके कारण जो है उसे लोन नहीं मिल रहा था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से, ऋण चुकाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं थी। तो भारत के पास कोई जो है कोई दिख नहीं रहा था, आशा की किरण दिख नहीं रहा था। तो वर्ल्ड उसके बाद जो है भारत को जो है अंतोगत्वा इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार 1991 में करना पड़ा। तो उसी को जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, उसमें यही है। उसमें क्या है कि आप देखिएगा कि 1991 में विदेशी ऋण का जो है 1991 में देखिएगा कि भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। और हमने अभी बताया कि मात्र 15 दिनों के लिए ही आयात भुगतान करने के लिए योग बचा था, क्योंकि हम कोई चीज यदि इंपोर्ट करेंगे, बाहरी चीजों से मंगाएंगे, तो हमें क्या करना? डॉलर में पे करना होगा, और डॉलर हमारे पास था नहीं। धीरे धीरे डॉलर क्या हो रहा था? कम हो रहा था। मात्र 15 दिन ही तक ही था, क्या था? हम किसी अपने देश के लिए जो है किसी देश से जो है इंपोर्ट कर सकते थे। वर्तमान में अभी क्या स्थिति है? वर्तमान में इंडिया का जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी कंडीशन में है, और हम अभी 14 माह तक जो है हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी इतना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में जो है करेंसी अवेलेबल है। और ये स्थिति हुआ कि सरकार को क्या करना पड़ा? कुछ नई नीति रिफॉर्म करना पड़ा, ठीक है। सरकार के पास ऑप्शन नहीं था। ये जो स्थिति पैदा हुई, ये अचानक तो हुई नहीं, इसका जिम्मेदार माना जाता है 1980 के दशक के अर्थव्यवस्था का अनस्किल मैनेजमेंट, अकुशल प्रबंधन को माना जाता है। 1950-80 तक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। भारत ने जो है औद्योगिक क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बांटा, सार्वजनिक क्षेत्र को सशक्त क्षेत्र माना, लाइसेंस जो है निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस व्यवस्था अपनाई, ठीक है। और देखिए, किसी भी देश की जो सरकार की जो इनकम का जो सोर्स होता है वो टैक्स होता है, मगर 1980 90 91 से पहले देखते हैं 1980 के दशक में सरकार का जो टैक्स होता था वो कहां से होता था? सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? प्रशासन और अपनी पॉलिसी को क्या करे? इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सरकार को कर और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती रही। 1991 से पहले सरकार जो है टैक्स से और सार्वजनिक उद्यम, जो हमारा पीएसयू कंपनी, महारत्न नवरत्न कंपनी है, उसके प्रॉफिट से सरकार जुटाती रही। मगर 1980 के बाद हम देखते हैं 1980 के दशक आते आते जनसंख्या में अचानक विस्फोट होता है। जनसंख्या हमारी वृद्धि होती रहती है और हमें गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही होती है, और सरकार को ज्यादा से ज्यादा उस समय क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सरकार का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सरकार का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है उस समय में। और सरकार का इनकम का सोर्स क्या है? यही टैक्स और सार्वजनिक उद्यम से होने वाला जो फायदे हैं। मगर सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, व्यय बढ़ रहा है, और इनकम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या होगा? घाटे की जो है वित्तीय व्यवस्था हो जाएगी। सरकार क्या होगी? घाटे में चली जाएगी। और सरकार क्या कर रही थी उस समय में? 1991 से पहले सरकार क्या करती थी? इस घाटे को फुलफिल करने के लिए सरकार बैंकों से और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आईएमएफ से जो है लोन ले लेती थी। तो ये काम चलता रहा। मगर 1991 आते आते सरकार का क्या स्थिति हो गया? लोन काफी बढ़ गया और सरकार का व्यय भी काफी बढ़ गया। और सरकार इनकम के मामले में, इनकम कहां से? मात्र टैक्स से और सार्वजनिक उद्यम से आती थी। इनकम का स्रोत जो है और ज्यादा जनरेट नहीं कर पाई, जिसके कारण क्या हुआ? 1991 में हमें आर्थिक रिफॉर्म करना पड़ा, ठीक है। और हम आज भी हमारा जो है सबसे ज्यादा हम जो है इंपोर्ट क्या करते हैं? सबसे ज्यादा हमारा डॉलर का खर्चा कैसे होता है? तो कच्चा तेल जो हम गल्फ कंट्री आदि से मंगवाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है? डॉलर जो है सबसे ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है। इसीलिए हमारा चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है।
तो वही हमने आपको बताया कि डॉलर आपको कैसे होगा, डॉलर की प्राप्ति कैसे होगी, ज्यादा से ज्यादा निर्यात के द्वारा, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारा डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम जो है ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। उसमें यह देखा गया वही बात सेम जो हम अभी आपको मैंने बताया कि 1980 के अंत तक आते आते सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो गया। सरकार का इनकम से ज्यादा क्या हो गया, इनकम से ज्यादा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम से ज्यादा क्या हो गया, सरकार का एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, आय से ज्यादा सरकार का व्यय हो गया। और आयात भी उतनी तीव्र वृद्धि नहीं हो रही थी, आयात में भी क्या हो रही थी, खूब ज्यादा वृद्धि हो रही थी। हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था, 1991 से पहले क्या हो रहा था, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था और हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, धीरे धीरे घट रहा था। ठीक है, सरकार का इनकम जो है घट रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया, धीरे धीरे खाली हो गया। और हमें अंतर्राष्ट्रीय उधारदाता जो अन्य देशों से IMF और वर्ल्ड बैंक से जो उधार लिए थे उसको ब्याज चुकाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तो सरकार को क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा। उस समय में यह भी देखा गया, मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक इन्वेस्टर जो है भारत में निवेश नहीं करना चाहते थे। ये तमाम कारणों से क्या हुआ, सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। कौन कौन से कारण से, 1991 से पहले सरकार जो है टैक्स के लिए ज्यादा जो है कोशिशें नहीं की और सरकार ने सिर्फ सरकारी टैक्स और सार्वजनिक उद्यम जो PSU कंपनी है उससे होने वाले फायदे पर लगी रही। 1980 के बाद हम देखते हैं अचानक से जनसंख्या विस्फोट होती है। सरकार को जो है समान प्रशासन चलाने के लिए और अपने कानूनों को जो अपने नीतियों को क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सरकार को जो ज्यादा से ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ने पर लगने लगी और सरकार का इनकम से ज्यादा क्या होने लगा, एक्सपेंडिचर होने लगा। और हमने देखा इसमें कि सरकार उस समय में सरकार का इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा, हमारे देश का इंपोर्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट घट रहा था। ठीक है, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे थे IMF वर्ल्ड बैंक से, तो लोन की भी स्थिति चुकाने की स्थिति में हम नहीं थे। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण हम आर्थिक रिफॉर्म हमें करना पड़ा। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद सरकार ने IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, और IMF का जो है दरवाजा खटखटाया और IMF ने $7 बिलियन का जो है ऋण दिया। कब, 1991 में। ठीक है, और उस जब ऋण दिया गया तो सरकार के सामने क्या रखा गया, कुछ शर्त रखा। ठीक है, ऋण तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्त रखी $7 बिलियन के बाद। उस शर्त क्या था, उसने बोला कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार से कि आपको उदारीकरण करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। उदारीकरण का अर्थ हुआ कि सरकार जो 1950 तक 90 तक और जो उद्योग क्षेत्र थे उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को सशक्त क्षेत्र रखा था और निजी क्षेत्र के लिए जो लाइसेंस की व्यवस्था थी कि निजी क्षेत्र के लिए आपको लाइसेंस की व्यवस्था थी उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। वो प्रतिबंध को खत्म करना, उसी को क्या बोला जाता है, उदारीकरण। प्रतिबंधों को मुक्त करने को क्या बोला जाता है, उदारीकरण। ठीक है, यही उपेक्षा भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर भी लगे प्रतिबंध को भी हटाए जाएंगे। साथ ही सरकार जो 1950 और 90 तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए टैरिफ और कोटा के लिए कोटा को लगा रखी थी उसको भी क्या करना होगा, आपको खत्म करना होगा। ये IMF और वर्ल्ड बैंक ने किससे बोला, भारत सरकार से बोला। ठीक है, और भारत ने क्या किया, विश्व बैंक और IMF से कि क्या कर ली, शर्त मान ली, कोई ऑप्शन नहीं था और सरकार ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है उदारीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन क्या। अभी आपको मैंने बताया कि 1950 तक और 90 तक जो आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, उसका रेगुलेशन हो रही थी, उसमें जो तमाम तरह के जो नियम कानून थे। ठीक है, उद्योग को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। वैसे उद्योग को जो है, कुछ उद्योग को जो है पहला में क्या रखा गया, वैसे उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रख दिया गया, कुछ उद्योग को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए रख दिया गया, और तीसरे में सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए, निजी क्षेत्र के लिए कम सेक्टर को रखा गया। और मगर निजी क्षेत्र कोई उद्योग में आएंगे तो उनको लाइसेंस की व्यवस्था, उनको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। ये तमाम सारे जो नियम कानून प्रतिबंध थे। उसके बाद हमने देखा कि लघु उद्योग,
जो लघु उद्योग था वो क्या था, लघु उद्योग, कुछ उद्योग थे लघु उद्योग के लिए ही सीमित रखा गया 1955 का कार्य समिति के तहत। ठीक है, ये तमाम प्रतिबंधों को आर्थिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद क्या करना पड़ा, नियम कानूनों को जो है खत्म करना पड़ा, इस प्रतिबंधों को, जो रेस्ट्रिक्शन को जो है खत्म करना पड़ा, क्योंकि उस कानून से भारत का ग्रोथ और ना डेवलपमेंट हो रहा था। तो उन प्रतिबंधों को हटाना, मुक्त करना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उदारीकरण। किस किस सेक्टर में, क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, वित्तीय क्षेत्रों में, कर सुधार में और विदेशी विनिमय बाजार और तथा निवेशक क्षेत्रों में जो है उदारीकरण करना पड़ा। जो 1950 और 90 तक जो है इन क्षेत्रों में कड़े कानून भारत सरकार के द्वारा लगाए गए थे। इन कानूनों को, प्रतिबंधों को दूर करना ही को क्या बोला जाता है, उदारीकरण। हम देखेंगे अब एक एक करके कि इन क्षेत्रों में क्या क्या किए गए। ठीक है, तो पहला है औद्योगिक क्षेत्रों का विनियमीकरण, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ रेगुलेशन। इसमें क्या करना पड़ा, पहले क्या होता था 1950 और 90 के बीच में कि औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी कि आपको कोई भी उद्योग लगाना हो तो लाइसेंस व्यवस्था अपनानी होगी, और यदि उद्यमी को एक फर्म स्थापित करना, या मान लीजिए कोई फर्म या फैक्ट्री स्थापित किया, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको बंद करना हो तो चालू करने में भी काफी समय लगता था, वो बंद करने में भी काफी समय लगता था, वो पेपर वर्क जो है उनको काफी लंबा खींच लिया जाता था, बहुत काफी समय लग जाता था उसमें। उससे क्या होता था ना, किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अब किसी भी फैक्ट्री को चालू करना फिर बंद करना, उसमें जो लंबी जो कागजी लाइन थी उसमें किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति लेनी होती थी, उसमें भ्रष्टाचार इससे क्या हो गया, बढ़ गया, और उसमें काफी वक्त लगता था। 1991 के बाद इस चीज को खत्म कर दिया गया। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में। उसके बाद जो अनेक उद्योग थे इसमें निजी उद्यमों को प्रवेश ही निषिद्ध था, ये भी चीज खत्म कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं कि अब ये उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए होगा, ये इन क्षेत्रों में भी, जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को लगेगा कि हमको जाना चाहिए, उनको प्रॉफिट लगेगा, वो क्षेत्र में वो निजी क्षेत्र जा सकते थे, अब उनको लाइसेंस की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, ये चीज भी खत्म कर दिया गया। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। हमने कार्य समिति 1955 के बाद देखा कि कुछ उद्योगों को लघु उद्योगों के लिए सीमित कर दिया गया, ये भी चीज खत्म कर दिया गया। ठीक है, इन्हीं प्रतिबंधों को दूर करने को क्या बोला जाता है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है कि 1991 के बाद जो औद्योगिक, जो आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई, उसमें 6 उद्योगों को छोड़कर सभी में लाइसेंस की व्यवस्था रखी गई। कौन कौन से, अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक और एयरलाइंस, विमानन तथा औषधि। इन 6 के अलावा किसी में जो है औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था नहीं रखी गई। इन क्षेत्रों में यदि निजी क्षेत्र आएंगे तो उनको पहले लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, वर्तमान में मात्र 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लाइसेंस की व्यवस्था जो है रखी गई है, बाकी इसमें से भी हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है प्रतिरक्षा उपकरण, जिसमें आपको डिफेंस इक्विपमेंट, इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा प्रोडक्शन, और तीसरा है रेल परिवहन। इन 3 क्षेत्रों के अलावा वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में जो है, इन क्षेत्रों में आपको लाइसेंस लेना होगा, बाकी निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में हटा दिया गया है। मात्र अब ये 3 क्षेत्र बचा है। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, व्यवसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाजार को सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, विदेशी संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। भारत में जो 1990-91 से पहले हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र का भारत जो नियमन है, वर्तमान में भी रिजर्व बैंक का दायित्व है, मगर 1991 से पहले रिजर्व बैंक का जो है काफी दबदबा था फाइनेंशियल सेक्टर में। 1991 के बाद इसी को कम किया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन करता है, और रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितना मुद्रा जमा रख सकता है या ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति की इत्यादि का भी यही तय करता है। ये रिजर्व बैंक का काम है, मगर 1991 में के बाद इसमें कमी देखने को मिलता है। अब
विभिन्न वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। जो रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एक जो एक वर्चस्व था उसको जो है कंट्रोल किया गया और अब रिजर्व बैंक की जो भूमिका क्या है, एक सहायक की भूमिका रह गई। इसका अर्थ क्या हुआ, वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह लिए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि आपको आरबीआई से सलाह लेना पड़ता था। अब कोई ब्रांच खोलना हो बैंक को, उसके लिए भी आरबीआई से सलाह लेना पड़ता था। अब ये चीज को 1991 के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और हम 1991 के बाद देखते हैं कि बैंक में एक नई क्रांति आती है, प्राइवेट बैंक जो है का भरमार यहाँ पे खुलने लगता है, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी 1-2 में हम देखते हैं कि निजी बैंकों को, काफी निजी बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंक की भागीदारी जो है बढ़ जाती है। वर्तमान में कितना परसेंट है, तो 74% जो है बैंकों में एफडीआई है। ठीक है, अब ऐसा आप कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करना, अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भी आप नई शाखा आप खोल सकते हैं। और 1991 के बाद देखते हैं भारतीय और विदेशी निजी बैंक का जो है पदार्पण जो धीरे धीरे इंडिया में होने लगता है। ठीक है, तो ये था वित्तीय क्षेत्र सुधार, जो आरबीआई का एक दबदबा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। एक 1991 के बाद उसको सहायक की भूमिका रख दिया गया। उसके बाद आप बिना आरबीआई से पूछे हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई ब्रांचेस खोल सकते हैं। ठीक है, और पहले यहाँ पे भारत में बैंक खोलने के लिए प्राइवेट बैंक को लाइसेंस लेनी पड़ती थी और आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब वैसी स्थिति नहीं रही, अब विदेशी बैंक भी जो है यहाँ पे इंडिया में जो है काम कर रहे हैं। ये हम इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कर व्यवस्था में सुधार किया। 1991 के बाद टैक्स रिफॉर्म किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया। आपको पता है टैक्स दो प्रकार के होते हैं, टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण क्या है, इनकम टैक्स, आयकर, और कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी पर लगने वाला कर होता है उसी को क्या बोलता है, कॉर्पोरेट टैक्स। 1991 के बाद क्या किया गया, इनकम टैक्स को कम किया गया और कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया गया। कहने का अर्थ क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि इनकम टैक्स ज्यादा रहेगा, तो सेविंग्स क्या होगी, कम होगी। और जैसे ही सेविंग्स कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, निवेश कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी जो है बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसीलिए जो है रोजगार घटेगा, इसीलिए इनकम टैक्स को कम किया गया, क्योंकि सेविंग्स जो है ज्यादा से ज्यादा हो नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि यदि आप हाई टैक्स रखिएगा तो चोरी ज्यादा होगी, यदि कम टैक्स रखिएगा तो टैक्स इतना रखा जाए कि लोग लाइन में रख के जो है टैक्स को जो है जमा करे। इसीलिए क्या करना पड़ा, टैक्स को जो है कम मतलब किया जाए, वही बेटर है, क्योंकि टैक्स हाई रहेंगे तो टैक्स की क्या होगी, चोरी होगी। तो कर की दर ऊंची नहीं है तो बचतों का बढ़ावा मिलता है। अभी बताए हैं कि कर यदि ज्यादा है तो बचत को बढ़ावा नहीं मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे पाते। यदि टैक्स कम रखा जाएगा तो लोग अपना इनकम जो है सही सरकार को बताएंगे, नहीं यदि टैक्स ज्यादा है तो क्या होगा, टैक्स की चोरी ज्यादा होगी, लोग अपना जो है अपने बारे में बताएंगे कि नहीं कि हमारा क्या इनकम है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले बहुत अधिक था, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इसको कम किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स में भी काफी सुधार किए गए, और पहले इनडायरेक्ट टैक्स में काफी टैक्स हुआ करते थे और उसको जीएसटी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है जीएसटी एक्ट बना, कानून बना, जिसके तहत एक राष्ट्र एक टैक्स और एक बाजार निर्माण का विकास किया गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोशिश किए गए, जीएसटी उसी समय में जीएसटी की जो है मांग उठी, काफी समय लग गया और
ये मांग आते आते 2017 में जो है ये कानून बना। तो हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी काफी सुधार के प्रयास किए गए, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा कि काफी सारे टैक्स मिला के जो है इसको जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, विदेशी विनिमय सुधार में क्या किए गए। तो विदेशी विनिमय सुधार में सरकार ने 1900 में भुगतान की संतुलन की तत्काल रुपया का क्या किया गया, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन। फॉरेन एक्सचेंज डिवैल्यूएशन मतलब रुपया के, जैसे $1 बराबर भी वर्तमान में कितना है 81 रुपया है, तो मान लीजिए सरकार क्या करेगा, डिवैल्यूएशन करके रुपया का वैल्यू गिरा देगा, कितना कर देगा 100 रुपया मान लीजिए सरकार कर देगा। उस समय में यह था कि रुपया का ये जो मांग होती है डॉलर के मुकाबले रुपया गिर जाना, ये बाजार तय करती है, और भारत में सरकार का भी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहता। उस समय में सरकार की काफी हस्तक्षेप थी। तो सरकार ऐसे क्यों करेगी, यदि मान लीजिए उस समय में डिवैल्यूएशन रुपया का क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि इन भारत को क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना था, एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। यदि $1 बराबर 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा, तो क्या होगा, अब अमेरिकन लोगों को इंडिया का 100 रुपया का कोई सामान खरीदने के लिए, 100 रुपया का सामान खरीदने के लिए मात्र $1 खर्चा करना पड़ेंगे, मात्र ओनली $1। उनके लिए तो भारत का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो सस्ता हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा चीज को उनके लिए इंपोर्ट हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। उस समय में हमारा इंपोर्ट भी काफी बढ़ रहा था, हमने देखा था 1991 से पहले हमारा क्या हो रहा था, इंपोर्ट बढ़ रहा था। तो जैसे ही ये $1 बराबर 100 रुपया होगा, तो क्या होगा, इंडियन आदमी को, जो भारतीय इंपोर्टर है, इंडियन आदमी को 100 रुपया खर्च करने पड़ेंगे मात्र $1 के लिए। सोच लीजिए 100 रुपया खर्चा करेंगे मात्र $1 के लिए, तो हमारे लिए जो होगा क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंपोर्ट हमारे लिए धीरे धीरे घट जाएगा। तो सरकार ने इसीलिए रुपया का क्या किया, उस समय में अवमूल्यन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपया के मूल्य के निर्धारण की भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई। और इसके बाद यह भी किया गया कि जो रुपया का अवमूल्यन जो सरकार करती थी, उसको सरकार ना करके मार्केट पे छोड़ दिया जाए। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार और विदेश निवेश नीति में क्या सुधार किए गए। तो हमने ये देखा कि आयात और निर्यात पर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया था, टैरिफ लगाया था, कोटा लगाया था, उसमें कमी किया गया। ठीक है, और आयातों के लिए जो लाइसेंस प्रक्रिया थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योग को उत्पादों को छोड़कर, जो हानिकारक हो और पर्यावरण के नुकसान हो उसको छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस जो है समाप्त कर दिया गया। मात्र ये दोनों चीजों पे जो है आयात जो है लाइसेंस रखा गया, हानिकारक चीज और पर्यावरण संबंधी उद्योगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्या है। ठीक है, तो प्राइवेटाइज हमने अभी पढ़ा, उदारीकरण क्या है, और उदारीकरण के बाद किन किन क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाया गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, निजीकरण क्या है। निजीकरण का अर्थ है किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व, जो सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू, महारत्न, नवरत्न जो कंपनियां हैं उस पर से स्वामित्व, मालिकाना हक या मैनेजमेंट सरकार द्वारा तय। जब किसी पीएसयू से, महारत्न या नवरत्न कंपनी से सरकार प्रबंधन और या मैनेजमेंट से हट जाती है या उसको बेच देती है, उसी को क्या बोला जाता है, निजीकरण। जैसे अभी टाटा ने किसको खरीदा, एयर इंडिया को। एयर इंडिया किसका था, भारत सरकार का स्वामित्व था। तो अब क्या है कि एयर इंडिया को क्या कर दिया, टाटा को बेच दिया। इसी को क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। या तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सीधे बेच दिया जाना, या सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व या प्रबंधन से बाहर हो जाना। ठीक है, पूरी तरह से बेचना नहीं, उसके मैनेजमेंट से बाहर हो जाना, मैनेजमेंट किसी दूसरे कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को बेच देना, उसी को क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। उसी को निजीकरण बोला जाता है। और उसी को क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, निजीकरण।
इसी को क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। इसको भी याद रखें, विनिवेश, उसको क्या बोला जाता है? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, सरकार ऐसा क्यों करती है? डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है? विनिवेश क्यों करती है? देखिए, किसी भी देश की सरकार को जो है कल्याणकारी काम करने के लिए, योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, हमारा देश वैसे भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे में सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए कल्याणकारी के लिए। तो कल्याणकारी के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार टैक्स से इतना जनरेट नहीं कर पाती है। जो सरकार का जो इनकम होता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, इनकम सरकार का टैक्स है, तो टैक्स से उतना ज़्यादा सरकार कलेक्ट नहीं कर पाती है कि एक्सपेंडिचर के बराबर हो। ऐसे में सरकार क्या करती है कि अपनी कंपनियां को क्या करती है? विनिवेश करती है, या तो बेच देती है या उसके स्वामित्व या प्रबंधन को दूसरे कंपनियों को दे देती है। सरकार का ऐसा मकसद ये नहीं होता है कि किसी कंपनी को बेच देना और उससे पैसा लेना। देखिए, सरकार का काम ये नहीं होता है कंपनी चलाना। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में आवश्यकताएं थी, मगर अभी वर्तमान में क्या है कि कंपनी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। कंपनी के स्टाफ को, उसके सारे जो एम्प्लॉय हैं, उसको सैलरी वगैरह उसमें भी खर्चा चाहिए, उसको कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसे में सर, अभी से एयर इंडिया के लीजिए, एयर इंडिया काफ़ी सालों से जो है घाटा में चल रही थी, तो सरकार ऐसे में यही घाटा यदि चलाते रहे तो फिर दिक्कत है। देखिए, मान लीजिए अभी इंडिया में क्या है, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये काफ़ी एयरलाइंस है, वो उसके मुकाबले में एयर इंडिया का फी जो है काफ़ी महंगा होता था। ठीक है, तो सरकार इसमें क्या होता था कि सरकार इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण भी नहीं ला पाती थी। तो सरकार क्या की कि इसको सीधे बेच दी। और किसी कंपनी में मान लीजिए कि उसको मॉडर्नाइजेशन भी लाना है, तो सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार चाहती है कि सीधे ना बेच के कि उसको मॉडर्नाइजेशन उस कंपनी में आए, आधुनिकीकरण आए, नई नई तकनीकी आए, तो उसके स्वामित्व पर से हट जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? विनिवेश बोला जाता है। इसीलिए सरकार विनिवेश करती है। और विनिवेश का दूसरा कारण यह भी रहता है कि सरकार को जो है, एक को तो वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सरकार को पैसे की भी मदद हो जाती है। और आधुनिकीकरण, उस जो कंपनी मान लीजिए नहीं चल पा रही है, सरकार से बहुत दिनों से बंद पड़ी है, तो उसमें उस कंपनी का जो है बेचने से, विनिवेश करने से क्या होता है? आधुनिकीकरण में जो है सहायता मिलती है। और निजीकरण से यह भी फायदा होता है कि विदेशी कंपनी जब इंडिया में निवेश भी करती है, उससे क्या होता है? एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। ठीक है, तो निजीकरण से ये फायदे हैं। इसमें एनसीईआरटी में फायदे बताए गए, इसमें काफी नुकसान भी है निजीकरण से। ठीक है, उसको हम कभी दूसरा कोई वीडियो बना के स्पेशल हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि निजीकरण क्या है कि किसी सार्वजनिक उपकरण का, जो सार्वजनिक क्षेत्र है सरकार का, उसके स्वामित्व और या प्रबंधन से सरकार द्वारा त्याग, उसी को क्या बोला जाता है? निजीकरण। निजीकरण से क्या फायदा होता है? एक तो सरकार को पैसे मिलते हैं उससे, और उस कंपनी या उस फैक्ट्री का आधुनिकीकरण में सहायता मिलती है, और उससे तीसरा एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ये आज की परिकल्पना नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में बोला जाता है कि वसुदेव कुटुंब का, पूरा धरती जो है परिवार है, ये उसी का जो है झलकता एग्जाम्पल है। कि वैश्वीकरण क्या है? अर्थव्यवस्था के टर्म में समझिएगा कि विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा एकीकरण हो जाए, जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो एक अर्थव्यवस्था हो जाए, ये संकल्पना है। और उसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या है? विश्व को जो परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना, जो विश्व के देश जो हो परस्पर निर्भरता हो, बढ़े और एकीकृत हो। ठीक है, और वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व को एक बनाने और सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। कहने का अर्थ हुआ कि विश्व में जो है आप कहीं भी जा सकते हैं, मान लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जापान, कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वीजा, पासपोर्ट ना लगे, मतलब कोई बाउंड्री ना हो। ये क्या है? वैश्वीकरण का एक क्या है? संकल्पना है। ठीक है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सृजन करना होता है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है ऐसी संपर्क सूत्रों की रचना प्रयास है जिसमें मीलों दूर हो रही घटना का प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखा है। वैश्वीकरण का एक अर्थ ये भी होता है, मान लीजिए अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो भारत पे भी पड़े। जैसे अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं रहा है विश्व में, क्योंकि वहाँ यूरोप में, और उसके बाद क्या हो रहा है कि तेल जो है, कच्चा तेल जो है
आपका पेट्रोलियम वो भी महंगा हो रहा है। तो इसका असर क्या हो रहा है, भारत पे भी पड़ रहा है। तो वैश्वीकरण इसी को बोला जाता है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था का पूरा क्या हो, एकीकरण हो, कोई सीमा बाउंड्री ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो इसी को क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण। जो उसके भारतीय संस्कृति में क्या बोला जाता है, वसुदेव कुटुंब, पूरा धरती क्या है, एक परिवार है। ठीक है। आउटसोर्सिंग, बाह्य प्रपण, ये जो है आपका वैश्वीकरण का ही एक सब पार्ट है। वैश्वीकरण, ये आउटसोर्सिंग किसको कहते हैं, कोई कंपनियां, चाहे भारत की कंपनियां हो या विदेशी की कंपनियां हो, किसी बाह्य स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है, उसी को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए आप यहां पे हैं और आपको मान लीजिए कोई मेडिकल जो है फैसिलिटी लेना है, कोई डॉक्टर है इंडिया में जो है अवेलेबल नहीं है, और मान लीजिए कि वो वैसा इलाज इंडिया में नहीं होता, अमेरिका में होता है, तो आप अमेरिका जाइएगा नहीं, अब यहीं बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डॉक्टर सेवा लेना, तो ये क्या हुआ, आउटसोर्सिंग हुआ। ठीक है। तो अभी वर्तमान में क्या होते हैं, जितने भी डेवलप्ड कंपनी हैं, डेवलप्ड देश हैं, उनकी जो डेवलप्ड कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे देशों जैसे मतलब अनडेवलप्ड देश जैसे भारत, वहां से क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग के जो माध्यम से जो है सेवा लेते रहते हैं। किस टाइप का सेवा, जैसे सेवा हुआ कानूनी सलाह कोई लेना हो, कंप्यूटर सेवा लेना हो, कोई विज्ञापन करना हो, या सुरक्षा आदि से रिलेटेड, या अकाउंटिंग या राइटिंग, या बैंक सर्विस हो, या संगीत की कोई रिकॉर्डिंग हो। जैसे हमारा भी संगीत का रिकॉर्डिंग क्या होता है, विदेशों से भी जो है मंगाया जाता है, वहां से भी किया जाता है। फिल्म संपादन हो, या पुस्तक टाइपिंग वगैरह संबंध का, चिकित्सा संबंधी परामर्श अभी बताए हैं, यहां तक कि शिक्षण कार्य भी क्या है, बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऑक्सफोर्ड और का जो है लेक्चरर सुन रहे हैं, और मान लीजिए अभी हम आपको वीडियो बना के पढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए कोई दूसरा देश जो है इस वीडियो का फायदा उठा रहा है, या आप कहीं गांव में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि आप फिजिकल यहाँ अवेलेबल नहीं है, मगर आप इंटरनेट के माध्यम से हमारा वीडियो जो है यहाँ पे और देश दुनिया में जा रहा है। तो ये क्या हुआ, आउटसोर्सिंग हुआ। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग से क्या फायदे होते हैं, अनेक विकसित देश अभी बताए हैं कि भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है, क्योंकि भारत में क्या है, कुशल श्रमिक है इस टाइप के जो है, और बहुत कम लागत में जो है, कम खर्च में ये काम जो है पूरा हो जाते हैं। भारत में मजदूरी दर भी कम है और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता है, और इससे क्या होता है कि विश्व स्तरीय बाह्य प्रवहन की एक गंतव्य बना दिया है। ठीक है। तो यही चीज को आउटसोर्सिंग बोला जाता है कि कोई कंपनी जो है किसी बाहरी स्रोत से, कंपनियों से जो सेवा लेता है, उसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। किस टाइप की सेवा, और भी हम आपको बताए हैं। भारत में आउटसोर्सिंग जैसे कॉल सेंटर वगैरह, क्या ये आउटसोर्सिंग है। भारत में ये क्यों ज्यादा है, बढ़ रहा है, या भारत में क्यों आउटसोर्सिंग का जो है सबसे ज्यादा सेवा देने में है, क्योंकि भारत जो है निम्न, यहाँ पे निम्न वेजेस है, और दूसरी बात यहाँ पे आउटसोर्सिंग के लिए हमारे पास क्या है, कुशल श्रम शक्ति है। ठीक है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।